जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, आखिरकार भारत ने लंबे समय के बाद P-75I को लेकर मंजूरी दे दी है और अब रक्षा मंत्रालय और मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड को जर्मनी की थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम के साथ बातचीत शुरू करने की अनुमति मिल गई है। प्रोजेक्ट 75I के तहत आप सबको मालूम है कि 6 एडवांस पनडुब्बियां भारत में बनाई जानी है। इन पनडुब्बियों में AIP सिस्टम लगा होगा, जिससे कि वो लंबे समय तक पानी के अंदर रह पाएंगी। इसका मकसद है कि भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाई जाए और विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम की जा सके। टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो बातचीत इस महीने के अंत तक शुरू होगी और उम्मीद है कि अगले 6 महीने में पूरी हो जाएगी, जिसके बाद फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। इससे भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। यानी कि भारत अब जर्मनी के सहयोग से 6 हाईटेक पनडुब्बियां बनाएगा, जो कि भारतीय नौसेना को ज्यादा ताकतवर और आत्मनिर्भर बनाएंगी। वहीं दोस्तों, बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत का पहला मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लॉन्च किया। इसे लेकर कहा जा रहा है कि इसका नाम काल भैरवा रखा गया है, जो पूरी तरीके से भारत में निर्मित और डिजाइन किया गया है। ये 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। कंपनी ने बताया कि इसे पहले ही $25 मिलियन का एक्सपोर्ट ऑर्डर एक दक्षिण एशियाई देश से मिल चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों, भारत विदेशी सिस्टम जैसे कि पीडिएटर और इजराइल सर्चर पर निर्भर नहीं है, जिनमें सुरक्षा खतरे और डेटा लिंक का जोखिम है। काल भैरव इन खतरों को कम करेगा और कम लागत पर ज्यादा क्षमता देगा। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि 10 काल भैरव मिलकर एक पीडिएटर जितनी रिकॉग्निशन क्षमता देंगे, वो भी बहुत कम खर्च के साथ। हालांकि अभी कंपनी ने इसके बारे में काफी चीजें नहीं बताई हैं, कितना इसमें इंडिजिनस कंटेंट है, क्या क्या चीजें इसमें और किस तरीके की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जा रही है, विदेशी सपोर्ट कितना है, ये चीजें अब आने वाले वक्त पर पता चलेंगी। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है। इनमें से 51 हेलीकॉप्टर नौसेना और 25 हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड को मिलेंगे और ये परियोजना बाय एंड मेक इंडिया श्रेणी में है, यानी कि हेलीकॉप्टर भारत में बनाए जाएंगे। इनका वजन 5500 किलोग्राम से कम होगा, ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन होगा और ब्लेड फोल्डिंग क्षमता होगी, ताकि जहाज पर यह आसानी से रखे जा सके। इवन ये सभी मौसम दिन रात में ऑपरेट हो सकेंगे। हल्के हथियार ये अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जैसे कि 12.7 mm की HMG या फिर 7.62 mm की MMGM, ताकि ये लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस भी कर सकें। इनके कई तरीके के रोल्स होंगे, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू करना, कैजुअलिटी, मेडिकल इवैक्यूएशन, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी करना, एरियल फायर फाइटिंग करना। मतलब नौसेना और तटरक्षक बल को ऐसे आधुनिक हेलीकॉप्टर मिलेंगे जो समुद्र में बचाव, सुरक्षा, आपदा राहत और लड़ाकू भूमिका निभा सकेंगे। वहीं दोस्तों, भारत की नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी कि SSBN, जो कि भारत की नई S5 क्लास की पनडुब्बी होगी, उसका निर्माण 2027 से शुरू होगा। ये पनडुब्बियां मौजूदा अरिहंत क्लास से बड़ी और शक्तिशाली होंगी, जिनकी पेलोड क्षमता और मिसाइल की रेंज भी ज्यादा होगी और ये कदम भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करेगा। मतलब 2027 से भारत का S5 न्यूक्लियर सबमरीन बनना शुरू होगा और दूसरी तरफ जर्मनी की मदद से 6 एडवांस AIP सबमरीन भी भारत बना रहा है। इससे भारतीय नौसेना की न्यूक्लियर और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों क्षमताओं में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं दोस्तों, DRDO ने ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी कि IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। ये IADWS क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों QRSAM, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल थे। इस टेस्ट के दौरान 3 अलग अलग टारगेट्स पर हमला किया गया। 2 हाई स्पीड वाले UAV थे और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन था। तीनों को अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर QRSAM, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और लेजर वेपन ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसका मतलब साफ है कि भारत के पास अब एक ही सिस्टम से मिसाइल और लेजर दोनों से लैस एयर डिफेंस है, जो कि दुश्मन के ड्रोन, विमान और मिसाइलों को नजदीक और दूर दोनों जगहों पर मार गिरा सकते हैं। ये सफलता भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई देती है और भारत के महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा को और मजबूत करती है। वहीं दोस्तों, भारत और फ्रांस जिस 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को तैयार कर रहे हैं, जो कि हमारे AMCA Mark II को पावर देगा, ये इंजन राफेल के M88 इंजन से 1.5 जनरेशन आगे का माना जा रहा है। इसमें कई नई टेक्नोलॉजीज होंगी, जैसे कि बेहतर लो प्रेशर कंप्रेसर, जिससे कि सुपर क्रूज संभव हो पाएगा, नए एडवांस मटेरियल्स जैसे कि CMC और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, जो कि ज्यादा तापमान सह सकते हैं। इसके अलावा 2100 के टरबाइन एंट्री टेम्परेचर के साथ बेहतर कूलिंग, जिसमें कि पावर और लाइफ साइकिल दोनों बढ़ेंगे। स्टेल्थी 3D थ्रस्ट वेक्टिंग नोजल, जिससे कि रडार पर एक कम दिखेगा और फुर्ती इसकी बढ़ेगी। ये इंजन दोस्तों 72 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के साथ 120 किलोन्यूटन का थ्रस्ट देगा। दोनों इंजनों के साथ EMC Mark II को 240 किलोन्यूटन की पावर मिलेगी, जिससे कि वो चाइना के J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स का मुकाबला कर सकता है। और भारत को इस प्रोजेक्ट में पूरा IPR और TOT मिल रही है। भविष्य में यही इंजन तेजस Mark II और नौसेना के TEDBF में लगाया जा सकेगा। मतलब साफ है कि ये इंजन AMC Mark II को 5th और 6th जनरेशन के बीच की तकनीकी बढ़त देगा और भारत की एयर पावर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। वहीं दोस्तों, फिलीपींस अब भारत की पल्ले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने की बात कर रहा है।
परले मिसाइल जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। एक्सपोर्ट वेरिएंट को 290 किलोमीटर की रेंज तक सीमित किया जाएगा ताकि MTCR के नियमों का पालन किया जा सके। ये मिसाइल 350 से 1000 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी खासियत जैसे कि क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, मैनोबल री एंट्री व्हीकल और तेजी से इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। और ये अपने साथ अलग अलग वॉरहेड ले जा सकती है जैसे कि HEPF, PCB, RDPS। फिलीपींस पहले ही अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस को खरीद चुका है और अब परले उससे जमीन से आने वाले खतरों से बचाव करने में मदद करेगी। इवन दोस्तों, अर्मीनिया भी परले मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी ले रहा है ताकि वो अजरबैजान की मिसाइल क्षमताओं का मुकाबला कर सके। वहीं दोस्तों, इसरो ने आज अपना पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट यानी कि IADT-01 को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस टेस्ट में पैराशूट बेस्ड डिसलेरेशन सिस्टम को एंड टू एंड डेमोस्ट्रेशन किया गया। ये टेस्ट दोस्तों क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए कैप्सूल को सही तरीके से समुद्र में उतारना होगा। इसके लिए पैराशूट सिस्टम काफी महत्वपूर्ण होता है और ये एक संयुक्त प्रयास था जिसमें इसरो, इंडियन एयरफोर्स, DRDO, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल शामिल थे। यानी कि इस सफल टेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि गगनयान कैप्सूल को अंतरिक्ष से सुरक्षित ढंग से पृथ्वी पर उतारने की भारत की तैयारी मजबूत है। दोस्तों, अनीश दयाल सिंह को भारत का नया डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। वे 1988 बैच के IPS ऑफिसर रह चुके हैं जो कि मणिपुर कैडर के हैं। इससे पहले वो देश की 3 बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के DG रह चुके हैं, CRPF, ITBP और NSG। अब वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की टीम में शामिल होकर देश की सुरक्षा नीतियों और रणनीति से जुड़े अहम फैसलों पर योगदान देंगे। दोस्तों, भारत की VRD के द्वारा UAVs के लिए एक नया इंजन विकसित किया गया। इसके कई फीचर्स सामने आए जैसे कि इसका हल्का वजन वाला सिलेंडर ब्लॉक जो कि एल्युमिनियम एलॉय से बना है, सिलेंडर बोर्ड पर प्लाज्मा आयरन कोटिंग जिसमें कि घिसाव कम होता है, डीप स्कर्ट एल्युमिनियम कैंक्रेज डिजाइन जो कि मजबूती और स्थिरता के लिए, सिंगल स्पीड गियर बॉक्स, प्रोपेलर पिच कंट्रोल के साथ है, रिडक्शन गियर बॉक्स जो कि ज्यादा थ्रस्ट के लिए है, हाई टू पावर रेशियो यानी कि कम वजन के साथ ज्यादा ताकत देगा, 2.5 किलोवाट का एयरक्राफ्ट अल्टरनेटर, स्वदेशी फेडेक्स सिस्टम जो कि इंजन के ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए है, जो कि ऊंचाई पर यानी कि 11,000 फीट और 17,500 फीट पर इंजन को पावर देगा। ऊंचाई पर इंजन की परफॉर्मेंस, फ्यूल कंट्रोल और स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी सफलतापूर्वक इसकी परखी जा चुकी है। 1200 घंटे की इंड्योरेंस टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यानी कि VRD अब अनमैन एरियल व्हीकल्स के लिए एक ताकतवर इंजन बना रही है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ एक द्विपक्षीय समझौता और 5 MOU साइन किए हैं ताकि आपसी संबंधों को मजबूत किया जा सके। बांग्लादेश के विदेशी सलाहकार तौहीद हुसैन ने पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ मुलाकात की और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग की। ये समझौता दोनों देशों के राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट को लेकर है। अब दोस्तों, ये कहीं ना कहीं भारत की टेंशन बन सकती है। वीजा में छूट देने का मतलब आप समझ रहे हैं, कल को एक और मोर्चा खुल सकता है बांग्लादेश की तरफ से और वो भी मिलिटेंट्स का, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध मजबूत हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि ये एक बहुत बड़ी टेंशन भारत के लिए बन सकता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।